नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आज मैं लेकर आया हूं आपके सवालों के जवाब। वो सवाल जो आपने मुझसे पूछे हैं मेरे वीडियोस पर कमेंट करके। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड और पहला सवाल मैं ले रहा हूं जो पूछा है वनीता कनन ने। इनका सवाल SGB यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी को लेकर है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की मैच्योरिटी 8 इयर्स की होती है और जिस डेट में ये इशू आएगा वहां से 8 इयर्स पर इसकी मैच्योरिटी होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी मंथ एक नई सीरीज ओपन होती है। तो मान लीजिए कि यदि दिसंबर 2021 में कोई सीरीज ओपन हुई तो वहां से 8 इयर्स, और यदि जनवरी 2022 में कोई सीरीज ओपन हुई है तो वहां से 8 इयर्स। तो यानी कि जब भी सीरीज ओपन होती है उस सीरीज की मैच्योरिटी वहां से 8 इयर्स की होती है। अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल। और जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनका नाम यहाँ पर AKS ब्लॉग दिया हुआ है। ये जानना चाहते हैं कि क्या एक इक्विटी स्कीम से STP की जा सकती है, यानी कि लमसम अमाउंट पहले इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया जाए और वहां से जो कैपिटल एप्रिसिएशन है उसको STP के जरिए दूसरी स्कीम में ट्रांसफर किया जाए। तो यहां पर सबसे पहली बात यह है कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। यदि आप किसी इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से यहां पर अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है, उतार चढ़ाव स्कीम में देखा जा सकता है। तो STP का मकसद यह है कि आप अपना जो जोखिम है उतार चढ़ाव का उसको कम कर सकें, और इसके लिए एक कम जोखिम वाली या कम वॉलेटिलिटी वाली स्कीम जैसे कि कोई ओवरनाइट फंड या लिक्विड फंड, इस तरह के फंड में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके वहां से आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी कि STP के जरिए अपने फंड को उस डेट स्कीम से इक्विटी स्कीम में ट्रांसफर करते हैं, ताकि एक अंतराल के बाद वो जो टोटल अमाउंट है वो आपका इक्विटी में ट्रांसफर हो जाए और फिर वहां पर वो पैसा ग्रो हो, वहां पर कैपिटल एप्रिसिएशन हो। इससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल सकता है। तो यदि आप एक लमसम पैसा किसी इक्विटी स्कीम में पार्क करके या इन्वेस्ट करके वहां से STP करेंगे दूसरी इक्विटी स्कीम में, तो जो STP का ऑब्जेक्टिव है वो शायद अचीव नहीं हो पाएगा। साथ ही आपका जो दूसरा सवाल है कि फंड हाउसेस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल का ऑप्शन क्यों देती हैं, तो बेसिकली बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, यानी कि वो चाहते हैं कि वो एक लमसम पैसा यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं समय समय पर उन्हें कुछ पैसे वापस मिलते रहे ताकि वो अपना कैश फ्लो मैनेज कर सकें। तो इसके लिए ये एक ऑप्शन है कि इन्वेस्टर ग्रोथ या फिर IDCW यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल का ऑप्शन ले सकता है। तो मेरे हिसाब से एक ओपन एंडेड स्कीम में आपके पास सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी कि SWP का भी ऑप्शन है, साथ ही आपके पास में अपने हिसाब से यूनिट को रिडीम करने का भी ऑप्शन है। तो एक ओपन एंडेड स्कीम में IDCW ऑप्शन जो है ये बहुत ज्यादा शायद यूजफुल ना हो, लेकिन यदि आप किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर एक लॉक इन है या कोई क्लोज एंडेड स्कीम है और आप चाहते हैं कि आपके पास थोड़ी सी लिक्विडिटी हो, यानी कि बीच बीच में आपको थोड़े पैसे मिलते रहे, तो वहां पर यह ऑप्शन आपके लिए यूजफुल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक ELSS में इन्वेस्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि यहां पर 3 साल का लॉक इन है पर बीच में कभी कभी AMC आपको कुछ पैसे देती रहे, तो यदि आपने ये ऑप्शन यहां पर एक्सरसाइज किया होगा और इस बीच में फंड हाउस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, यानी कि ये डिक्लेयर करता है, तो उस केस में आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है भूपिंदर गोयल ने। भूपिंदर जानना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति होम लोन लेता है और उसके साथ उसने इंश्योरेंस लिया हुआ है और उस व्यक्ति की यदि डेथ हो जाती है तो क्या को बोरोवर को लोन रीपे करना पड़ेगा। भूपिंदर जी, सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि उस व्यक्ति ने किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, क्योंकि कई बार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सजेस्ट करते हैं और कई बार प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी दिया जाता है।
तो ऐसे में यदि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और वो जो फर्स्ट एप्लीकेंट है उसके नाम पर है और जो सम एश्योर्ड है पॉलिसी का वो जो लोन का अमाउंट है उसके बराबर है, इस केस में यदि उस कस्टमर की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी से जो कंपनसेशन मिलेगा उससे लोन रीपे हो जाएगा और को बोरोवर या फिर किसी भी फैमिली मेंबर को लोन रीपे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि इंश्योरेंस पॉलिसी का सम एश्योर्ड कम है, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी वजह से यदि उस बोरोवर को, उस कस्टमर को उतना इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है, तो कई बार देखा जाता है कि बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन देते हैं वो कम लाइफ एश्योरेंस के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करवा देते हैं और ऐसे में यदि उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो हो सकता है कि पूरी भरपाई ना हो और कुछ अमाउंट को बोरोवर या फैमिली मेंबर्स को रीपे करना पड़े। तो ध्यान रहे कि इंश्योरेंस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट या सम एश्योर्ड जो है वो लोन अमाउंट के बराबर होना चाहिए। और अगला सवाल पूछा है समीक्षा प्रभु खोत ने। समीक्षा जानना चाहती हैं कि किसी व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट होने के बाद क्या मेडिक्लेम पॉलिसी मिल सकती है। समीक्षा जी, इंश्योरेंस अनसर्टेन चीजों के लिए होता है, यानी कि यदि ये पहले ही मालूम चल गया हो कि इस व्यक्ति को ये बीमारी है तो उसके बाद फिर उस व्यक्ति को इंश्योरेंस मिलना मुमकिन नहीं हो पाएगा। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मानस मैटी ने। मानस का सवाल यह है कि उनके पास मेरे एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF और मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड और साथ ही उनके पास है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। वो जानना चाहते हैं कि 15 से 20 साल के नजरिए से ये स्कीम्स कैसी हैं। मानस, आपने एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और एक स्मॉल कैप में किया है, साथ ही आपने एक हाइब्रिड फंड यानी कि ऐसी स्कीम जो कि इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करती है उस तरह के फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। अब क्योंकि आपका नजरिया 15-20 साल का है, लंबा नजरिया है, मेरी सलाह आपको यह होगी कि आपको एक मिड कैप फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। तो आप एक्सिस मिड कैप फंड और PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और जो स्कीम्स आपके पास ऑलरेडी हैं आप उनके साथ बने रहिए। और लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है अंकित ने। अंकित जानना चाहते हैं कि वो अपने डीमैट अकाउंट से एक सिल्वर ETF में मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अंकित, पहले मैं आपको बता दूं कि आप डीमैट से इन्वेस्ट नहीं करते हैं। डीमैट में शेयर्स या सिक्योरिटीज क्रेडिट होती हैं, यानी कि जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं साथ में आप एक ट्रेडिंग अकाउंट और साथ ही अपना एक सेविंग अकाउंट भी ओपन करते हैं या अपने एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट को उस ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक करते हैं। तो आप पहले अपने सेविंग अकाउंट से एक पूल अकाउंट में, यानी कि जिस ब्रोकर के पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट है उन्होंने एक कस्टमर का पूल अकाउंट ओपन किया होता है, आप उस पूल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो पैसे एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, ना कि आपके डीमैट अकाउंट में। फिर आप जितने पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उसके हिसाब से शेयर्स, सिक्योरिटीज या ETF बाय कर सकते हैं। यहां पर आपके लिए कोई लिमिट नहीं होगी। और यदि आप सिल्वर ETF की बात कर रहे हैं तो आप जितने भी ETFs बाय करेंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो एक डीमैट अकाउंट एक लॉकर की तरह काम करता है, यानी कि आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज उस डीमैट में क्रेडिट हो जाते हैं और वहां पर सेफ रहते हैं। तो जितने पैसे आप अपने बैंक अकाउंट से पूल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उतने पैसों के आप सिल्वर ETF बाय कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। आज की सेशन में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी और अगले एपिसोड में फिर हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए किसी और टॉपिक पर। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।